वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा और खूंखार वॉर रही है, जिसमें 30 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक अनुमानित 60 से 80 मिलियन लोगों की मौत हो गई, जिसमें 55 मिलियन तक तो सिविलियंस ही शामिल थे और 6 मिलियन जूस का मर्डर कर दिया गया नाज़ी जर्मनी के द्वारा। यूरोप और एशिया के अनेक शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। टोक्यो, लंदन, हैम्बर्ग, बर्लिन तहस नहस हो गया पूरी तरह से। 1939 में शुरू हुआ ये वॉर 6 साल तक चला। इस वॉर का क्रूरता का गहरा असर हुआ जियोपॉलिटिक्स और इंसानियत पर। इस वॉर ने जन्म दिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का और दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के अंत में यानी 1918 में लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 को ग्रेट वॉर का नाम दिया था, क्योंकि तब के टाइम में यही सबसे बड़ा वॉर था। लोगों को क्या मालूम था कि सिर्फ 2 दशक के अंदर ही दुनिया को फिर से वॉर का रास्ता चुनना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक। एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और इसका इम्पैक्ट क्या था। तो ये है वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe? The whole world is against Hitler and Hitlerism. जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण से 1939 में फ्रांस और यूके से युद्ध की घोषणा करवा दी, जिससे ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। पर यह घटना तो सिर्फ एक सिलसिले की अंतिम कड़ी थी। कई सालों से आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों ने दुनिया में तनाव भर दिया गया था। ग्रेट वॉर ने यूरोप को काफ़ी डिस्टेबलाइज कर दिया था। कई मामलों में वर्ल्ड वॉर 2 उन्हीं मुद्दों से निकली है जो वर्ल्ड वॉर 1 में सुलझे नहीं थे। खास तौर पर जर्मनी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी और हार्श टर्म्स इम्पोज किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई के द्वारा। ट्रीटी ऑफ वर्साई इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल ट्रीटी में से एक था। इस ट्रीटी का सो कॉल्ड वॉर गिल्ट क्लॉज ने जर्मनी और बाकी सेंट्रल पावर्स को वर्ल्ड वॉर 1 का सारा दोष लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इसका मतलब था लॉस ऑफ टेरिटरी, रिडक्शन इन मिलिट्री फोर्सेस और रिपरकशन पेमेंट्स टू द एलाइड पावर्स। और इसकी वजह से जर्मनी इंस्टेंटली रिसेशन में चला गया और यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। जर्मनी ने अपना 13% लैंड, 12% पॉपुलेशन, 84% आयरन प्रोडक्शन और लार्ज पोर्शन ऑफ द कोल प्रोडक्शन गवा दिया। और इन सब की वजह से जर्मनी की इकोनॉमिक पावर लिमिट हो गई और पूरा लोन इतना बड़ा था कि इसको पेमेंट करने में जर्मनी को 92 ईयर्स का टाइम लग गया। हिटलर का राइज हम ट्रेस कर सकते हैं 1990 से, जब उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। और हाँ, यही बात में नाजी पार्टी भी बनती है। हिटलर आदमी चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके पास 2 स्किल, भाषण देने का और प्रोपेगेंडा फैलाने का भर भर के था, जिसका इस्तेमाल करके वो जल्द ही पार्टी का लीडर भी बन गया। हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान देश भर में अशांति का फायदा उठाकर लोकप्रियता भी हासिल कर ली और 1932 में प्रेसिडेंशियल रेस में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। हिटलर के कई काम से खुश होकर पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने उन्हें 1933 में चांसलर पोस्ट पे नियुक्त कर दिया। Adolf Hitler, leader of the German national movement, is made Chancellor of Germany, and Berlin goes wild in celebration of his victory. Even though Chancellor Hitler is often considered by some to be power-hungry and tempestuous, some German watchers believe he will be less dangerous in government office than he is in the street commanding his stormtroopers. इसके ठीक अगले महीने 27 फरवरी 1933 रात को बर्लिन में राइक्सटैग यानी सांसद भवन ने आग लग जाती है। ये इवेंट नाजी डिक्टेटरशिप स्थापित करने में एक अहम घटना थी। ये माना जाता है कि ये आग नाजी सरकार ने खुद लगाई थी ताकि जनमत को ओपोनेंट्स के खिलाफ मोड़ दिया जा सके और इमरजेंसी पावर्स को हासिल किया जा सके। फिर इसके 1 महीने बाद 23 मार्च को एनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा पावर हिटलर के पास आ जाता है। इसके बाद जब हिंडनबर्ग का 2 अगस्त 1934 में मौत हुआ तो चांसलरशिप और प्रेसिडेंसी को मिला दिया जाता है और हिटलर ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया। पावर में आते ही हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था। ये बोला गया कि सारी फसाद का जड़ ये यहूदिया ही है। ये यहूदियों की वजह से आप लोग इतना परेशान हो रहे हो। और वॉर के खत्म होने तक 6 मिलियन यहूदी लोगों को मार दिया जाता है।
जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हिटलर के फाइनल सोल्यूशन के रूप में किया जाता है, जिसे अब हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी आते हैं लीग ऑफ नेशंस पे, जो कि बनाया ही गया था पहले वर्ल्ड वॉर को दोबारा दोहराने से रोकने के लिए, लेकिन 2 दशक के अंदर ही ये कोशिश नाकाम हो गई। इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई का फेलियर जर्मन एग्रेशन, अपीजमेंट और इंटॉलरेंस का एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया, जो वर्ल्ड वॉर 2 का कारण भी बना। अगस्त 1939 के अंत में हिटलर और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट में हस्ताक्षर किया था, जिससे लंदन और पेरिस में चिंता का माहौल बन गया। हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेशन की लंबी योजना बनाई थी, एक देश जिसको ब्रिटेन और फ्रांस ने वादा किया था कि अगर जर्मन इन्वेशन हुआ तो फिर ये लोग मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। स्टालिन के साथ किया गया इस समझौते का मतलब था कि पोलैंड पर आक्रमण करने पर हिटलर को 2 फ्रंट से वार का सामना नहीं करना पड़ेगा और सोवियत की मदद से देश को जीतने के बाद इसको डिवाइड कर लिया जाएगा। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, जिसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली शुरू हो गया। 17 सितंबर को सोवियत सेना ने पोलैंड पर ईस्ट से हमला कर दिया। दोनों तरफ से हमला होने के कारण पोलैंड ज्यादा देर टिक नहीं पाया और 1940 के शुरुआत तक जर्मनी और सोवियत यूनियन ने देश को पूरा कंट्रोल में ले लिया था, जो नॉन एग्रेशन पैक्ट के गुप्त प्रोटोकॉल के अनुसार था। स्टालिन की सेनाओं ने फिर बाल्टिक स्टेट्स को, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को कब्जे में ले लिया और रशो फिनिश वॉर में प्रतिरोध करने वाले फिनलैंड को भी हराया। पोलैंड पर आक्रमण के बाद 6 महीने में जर्मनी और वेस्ट के एलाइज की तरफ से कोई भी हलचल नहीं था। न्यूज मीडिया ने फोनी वॉर की बात चलाई, लेकिन समुद्र में ब्रिटिश और जर्मन नाविक सेनाओं ने गर्मागर्म युद्ध किया और लीथल जर्मन यू बोट सबमरीन्स ने ब्रिटेन जाने वाले हर एक मर्चेंट शिपिंग के ऊपर हमला किया। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले 4 महीने में 100 से ज्यादा जहाज डुबा दिया गया। वीडियो को पॉज करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात करना है। ये सब वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर दें, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे पर अटैक कर दिया और डेनमार्क को कब्जा कर लिया। 1 महीने बाद 10 मई की सुबह को डच लोगों की नींद खुलता है प्लेन्स की आवाज से। जर्मनी ने अपना ऑपरेशन फॉल गैल्प शुरू कर दिया था और नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और लक्समबर्ग पर हमला कर दिया, वो भी किसी भी घोषणा के बिना। म्यूजी रिवर को पार करके हिटलर की सेना सदन पर हमला करती है, जो मैग्नॉट लाइन के उत्तर में था, जिसे एक मजबूत सुरक्षा प्रतिबंध माना जाता था, लेकिन जर्मन प्लेन्स और टैंक्स ने इस लाइन को तोड़ के रख दिया। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स को डनकर्क से समुद्र के रास्ते लेट मई में निकाल दिया जाता है और दक्षिण में फ्रांस फोर्सेस भी नाकामयाब रहते हैं। फ्रांस गिरने के कगार पे था। तभी के समय इटली में एक फासिस्ट डिक्टेटर का राज था जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। इसने हिटलर के साथ पैक्ट ऑफ स्टील बनाया और 10 जून को इसने भी फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 14 जून आते आते हिटलर के फोर्सेस पेरिस तक घुस गए थे। हिटलर ने अब नजर डाला था ब्रिटेन पर, जो कि इंग्लिश चैनल के कारण सेपरेटेड था मेनलैंड से, तो उन्हें थोड़ा डिफेंसिव एडवांटेज भी था। लेकिन हिटलर ने ऑपरेशन सी लाइन के लिए रास्ता बनाने के लिए जर्मन प्लेन्स को ऑर्डर दिया कि ब्रिटेन पर भारी बॉम्बिंग किया जाए और ये बॉम्बिंग सितंबर 1940 से मई 1941 तक चला, जो अभी ब्लिट्ज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लंदन और बाकी इंडस्ट्रियल सेंटर्स पर रात पर हमला भी शामिल था, जिससे भारी मात्रा में सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई और डैमेजेस भी बहुत सारा हुआ। इसके बाद रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन एयर फोर्स को बैटल ऑफ ब्रिटेन में हरा दिया और हिटलर ने अपनी ब्रिटेन पर हमला करने के प्लान्स को फिलहाल के लिए टाल लिया। फिलहाल के लिए ब्रिटेन जीत तो गया था, लेकिन हिटलर को रोकने में ब्रिटेन का पूरा डिफेंस रिसोर्स खत्म हो चुका था। तब प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने यूएस से क्रूशियल एड की मांग की लैंड लिएसा एक्ट के तहत, जो कांग्रेस ने 1941 में पास किया था। We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
1940 के शुरुआत में दुनिया एक बड़े बदलाव में से गुजर रही थी। एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी सबसे आगे था, अपनी ताकत बढ़ा रहा था हर रोज। हंगेरी, रोमानिया और बल्गेरिया ने एक्सिस पावर के साथ हाथ मिला लिया था, ताकत और जमीन के वादे से ललचाकर। अप्रैल 1941 को जर्मन फौजों ने यूगोस्लाविया और ग्रीस पर कब्जा कर लिया था। बल्कन देशों के ये विजय हिटलर के बड़े सपने का सिर्फ एक ही हिस्सा था। उसकी नजर तो अब सोवियत यूनियन के विशाल इलाका पर थी, जहां उसको लगा कि जर्मन लोग फल फूल सकेंगे। हिटलर की स्ट्रेटेजी का दूसरा हिस्सा था यहूदी लोगों का सफाया, जो कि ये लोग जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप में कर ही रहे थे और सोवियत इन्वेशन के टाइम में भी इसी को माना गया। और अगले 3 सालों में 4 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया। जून 22, 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला करने का आदेश दे दिया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से जाना जाता है। सोवियत टैंक्स और विमान के नंबर्स में जर्मनी से कई अधिक थे, लेकिन रशियन एविएशन टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो गई थी और अचानक हमले ने जर्मन्स को मिड जुलाई तक मॉस्को से 200 माइल के अंदर पहुंचने में मदद तो की, लेकिन हिटलर और उनके कमांडर्स के बीच में मतभेद ने अक्टूबर आते आते इन लोगों का स्पीड कम होते ही गया और सोवियत काउंटर ऑफेंस और कड़कती ठंडी ने इसे और आगे बढ़ने से रोका। और हिटलर का फौज के साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी दुनिया 2 भाग में बट चुकी थी। एक्सेस पावर में था जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 मेन थे, इंक्लूडिंग अल्बानिया, बल्गेरिया, फिनलैंड, हंगेरिया, रोमानिया और थाईलैंड। और इसके ऑपोजिट में थे एलाइड पावर्स, जो कि थे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, चाइना, इंक्लूडिंग फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, ग्रीस और यूगोस्लाविया। यूरोप में ब्रिटेन जर्मनी का सामना तो कर सकता था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ही एक ऐसा देश था जो जापान के आक्रमण का मुकाबला कर सकता था। 1941 के आखिरी महीनों में जापान ने चाइना से चल रही युद्ध को और ज्यादा बढ़ा दिया। 7 दिसंबर 1941 को 360 जापानीज विमान ने हवाई के पर्ल हार्बर में स्थित बड़े यूएस नेवल बेस में हमला कर देते हैं, जिससे अमेरिकन पूरी तरह से अनजान थे और इस हमले की वजह से 2300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पर्ल हार्बर में हुई इस घटना ने अमेरिकन लोगों की राय एकजुट कर दी वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश करने के पक्ष में। और 8 दिसंबर को कांग्रेस ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसके तुरंत बाद जर्मनी और नए एक्सिस पावर्स ने यूएस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करवा दी। जापान के कई जीतों के बाद 1942 में यूएस पैसिफिक फ्लीट में मिडवे की लड़ाई जीती। वो युद्ध एक मोड़ साबित हुआ। गुआदल कैनल पर, जो सदर्न सोलोमन आइलैंड्स में से एक है, एलाइस ने अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक के एक सिलसिले की लड़ाई में जापानीज फोर्सेस का खिलाफ सफलता हासिल किया और पैसिफिक में भाग्य को भी अपने पक्ष में मोड़ने में मदद की। मिड 1943 तक एलाइड नेवल फोर्सेस ने जापान के खिलाफ एक जोरदार जवाबी हमला शुरू किया, जो पैसिफिक में जापानीज के कब्जे वाले कुछ मुख्य द्वीपों में एम्फीबियस हमले भी शामिल थे। यूएस का ये आइलैंड हॉपिंग राजनीति काफी सफल रही और एलाइड फोर्सेस ने अपनी अंतिम लक्ष्य जापान के मेनलैंड पर हमला करने के और भी करीब लेके आ गई। Japanese dead at Guadalcanal. Solomon Island invaders mown down when the US Marines took the situation in hand. नॉर्थ अफ्रीका में ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस ने 1943 तक इटालियंस और जर्मन्स को हरा दिया था। सिलसी और इटली पर एलाइड पावर्स ने इन्वेड कर दिया और मुसोलिनी के सरकार को 1943 में हटा दिया गया। लेकिन एलाइड और जर्मन्स के बीच इटली में लड़ाई 1945 तक जारी रही और उधर ईस्टर्न फ्रंट पर 1942 में शुरू हुआ सोवियत काउंटर ऑफेंसिव ने स्टेलिनग्राड की खून भरी लड़ाई को खत्म किया, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे भयानक लड़ाई हुई। विंटर के सीजन आते ही जर्मन फोर्सेस का दिक्कतें बहुत बढ़ गया था और खाना और मेडिकल सप्लाईज भी कम था जर्मन ट्रूप्स के पास और आखिरी बचे कुचे ट्रूप्स ने 31 जनवरी 1943 को सरेंडर कर दिया था। 6 जून 1944, जो कि डी डे के रूप में भी मनाया जाता है, एलाइड ने यूरोप पर बड़ी इन्वेशन शुरू कर दिया, जिसमें 1,56,000 ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन सोल्जर्स नॉर्मंडी फ्रांस के बीचेस पे उतारे गए। इसके जवाब में हिटलर ने अपनी सेना की बची हुई शक्ति को वेस्टर्न यूरोप में डाल दिया, जिससे जर्मनी की ईस्ट में हार हुई।
इसके बाद सोवियत ट्रूप्स जल्द ही पोलैंड के चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी और रोमानिया में आगे बढ़े, जबकि हिटलर ने बैटल ऑफ बल्ज दिसंबर 1944 से जनवरी 1945 में अमेरिकन और ब्रिटिश को जर्मनी से वापस धकेलने के लिए अपनी फोर्सेस का इकट्ठा किया, जो इस युद्ध का आखिरी बड़ा जर्मन ऑफेंस था। फरवरी 1945 में हुई घाना एरियल बॉम्बार्डमेंट के बाद एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी पर जमीनी इन्वेशन शुरू किया और 8 मई तक जर्मनी ने आधिकारिक रूप से सरेंडर कर दिया। Germany. The general puts his signature to the document which acknowledges the complete defeat of the German armed forces by those of Britain, Russia and the United States. सोवियत फोर्सेस ने देश के बड़े हिस्से को कब्जा लिया था और हिटलर तो पहले ही मर चुका था अप्रैल 30 को अपने बंकर में, जो कि बर्लिन में था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो वार हार चुका है और वो दुश्मन के हाथों से नहीं मरना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली। युद्ध के बाद जर्मनी को 4 ऑक्यूपेशन जोन में बांटा गया, जो सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस द्वारा नियंत्रित किए जाने थे। 1945 का इवोजिमा और ओकिनावा की लड़ाइयों में भारी नुकसान हुआ जापान को, और इसके बाद ट्रूमैन ने एक नया विनाशक हथियार की इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी, सीक्रेट मिशन, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रोजेक्ट से जन्मा एटम बॉम्ब को अगस्त के शुरुआत में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जाता है। और इसके तुरंत बाद 15 अगस्त को जापान सरकार एक बयान जारी करता है, जिसमें उन्होंने पोट्सडम डिक्लेरेशन की सारे शर्तों को मंजूर कर लिया था और 2 सितंबर को जापान ने अपना फॉर्मल सरेंडर कर दिया था। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।